हेलो एवरीवन। तो हमारी जो राघव प्रकाश की बुक से सीरीज चल रही है अपनी 3 टॉपिक होगी। इसमें अगला टॉपिक मुहावरे व लोकोक्ति, उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों शब्दों के मध्य जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो पहले आइए उनका अंतर समझते हैं, उसके बाद हम एक एक करके जो उदाहरण है जो हमें रटने और थोड़े बहुत समझने वाले हैं वो हमें समझने उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्तियाँ लोक जीवन के दीर्घकालिक अनुभव का एक समृद्ध कोश होती है। तो जो लोगों के जीवन काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद जीवन के अंदर कोई कुछ घटनाएं होती हैं, कोई कुछ बातें होती है, वो क्या है कि एक तरीके से सिंबॉलिक एक आइडियलिक वो लाइन बन के रह जाती है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो लोकोक्ति में लोक जीवन के विविध अनुभव समाहित होते हैं, इसलिए वे बहुत विस्तृत थे और सत्य को कम से कम शब्दों में प्रभावोत्पादक ढंग से सहज ही व्यक्त कर देती है। वे कथन जो जीवन में यानी कि लोक जीवन में दीर्घकालिक अनुभव के उपरांत किसी विशिष्ट अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होने लगते हैं, उन्हें कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। तो ये देखिए एक तरीके से लोकोक्ति की परिभाषा लिखी हुई है कि लोकोक्ति कहते किसे हैं। हालांकि ये परिभाषा हमारे कहीं पे भी काम नहीं आने वाली, कोई हमसे ये एग्जाम में कहीं पे भी नहीं पूछेगा कि लोकोक्ति क्या परिभाषा होती है। ना तो सब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछी जाती है, जैसे कि RS मेंस और IS मेंस के पेपर होते हैं, ना तो उनमें ये परिभाषा पूछी जाती है और नए ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं पे काम आती है। ये थोड़ी सी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी ये कोई काम के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। तो मुहावरे में जो होता है वो उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्तियों में उद्देश्य व विधेय दोनों होते हैं। तो मुहावरों में कोई भी उद्देश्य निहित नहीं होता, जबकि लोकोक्ति होती है उनमें उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है, दोनों होते हैं। मुहावरे जो होते हैं वे शब्द के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग है। तो शब्दों का जो लक्षण और व्यंजनात्मक प्रयोग है वो तो मुहावरे कहलाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ वो वाक्यों के लाक्षणिक व व्यंजनात्मक प्रयोग है। तो ये डिफरेंस एक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है कि शब्दों के जो लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं वो तो मुहावरे कहलाते हैं, और जो वाक्यों के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लोकोक्ति कहलाते हैं। अब अगर आपको 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और उनमें से पहचान करने का बोल दिया जाए कि कौन सा तो लोकोक्ति और कौन सा मुहावरा है, तो ये आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप आइए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, एक ट्रिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी तो लाइन जो है वो लोकोक्ति और कौन सा मुहावरा है। तो मुहावरे में अंत में किसी न किसी तरह की कोई क्रिया होने का भाव निहित होगा। कोई भी लाइन लिखी होगी तो उसके अंत में क्या होगा? कोई ना कोई क्रिया होगी। जैसे कि हम सब ने बहुत ही प्रसिद्ध और एक कॉमन सा जो मुहावरा वो हमने सुना होता है कि 9 2 11 होना। तो लास्ट में क्या होता है? होना। होना एक क्रिया है। वैसे ही हम देखते हैं कि पाँव तले ज़मीन खिसक जाना, तो खिसक जाना क्या है? एक क्रिया है। वैसे ही अंगूठा चूमना, चूमना क्या है? क्रिया है। ये जिस वाक्य में भी क्रिया आ जाए तो वो क्या होता है? वो मुहावरा होता है। जबकि लोकोक्ति में किसी तरह की कोई क्रिया नहीं होती। लोकोक्ति सीधा एक वाक्य होता है, जैसे कि अंधा क्या चाहे 2 आँख, ये एक लोकोक्ति है। अक्ल बड़ी की भैंस, ये क्या एक लोकोक्ति है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। तो जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए लोकोक्ति के, इनमें कहीं पर भी कोई क्रिया नहीं आ रही है, तो ये सिंपली क्या होगी? लोकोक्ति होगी। और जिनमें कोई क्रिया है वो क्या हो गया? वो मुहावरा हो गया। आइए देखते हैं कि इनमें समानता और भिन्नता क्या है। तो पहले हम समानता की बात करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में समानता क्या है। एक देखिए साथियों, इसमें क्या है, मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए क्या एक्चुअली मैं खुद के लिए भी ये मेहनत कर ही रहा हूँ। वैसे तो मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं भी साथ साथ RS और PSI की जो है तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि थोड़े ईजी वे में थोड़ा सा एफर्ट अपना डाल रहा हूँ कि थोड़ा ईजी वे हो जाए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाना पड़े बुक में। इसलिए बुक से और जहाँ कहीं से भी मेरे को अच्छे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो मैं उनको अलग से कॉपी में और नोटबुक में नोट डाउन कर रहा हूँ और वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे मेरा भी सेकंड रिवीजन हो रहा है और आप लोगों की भी अगर हो सके तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप बने रहिए मेरे साथ। आइए अब हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में समानता या असमानता क्या है। तो पहले समानता की बात करते हैं। तो समानता क्या है? मुहावरों की भांति कहावतें भी भाषा को रोचक व प्रभावोत्पादक बना देती है। तो मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है? वो जब बोली जाती है मुहावरे और लोकोक्ति तो किसी सेंटेंस के साथ, किसी वाक्य के साथ, तो उसको थोड़ा सा रोचक, थोड़ा सा
और इंटरेस्टिंग बना देती है। मुहावरे व कहावतें दोनों ही साधारण अर्थ से भिन्न विलक्षण अर्थ प्रदान करती है। तो ये तो हम जानते हैं कि मुहावरे लोकोक्ति जो बोली जाती है एक तरीके से व्यंग्य कसने के रूप में बोली जाती है। इनका जो सीधे सीधे शब्द होते हैं वो शब्दों पर फोकस नहीं किया जाता, उनका क्या भावार्थ निकल रहा है उस भावार्थ से ये मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं वो पहचानी जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि 9 2 11 हो जाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 और 2 का टोटल 11 हो गया। ये हमें पता है कि मैथमेटिकली ऐसे ही है, 9 और 2 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात ना करके 9 और 2 11 हो जाना का यहाँ पे एक अलग अर्थ निकलता है कि भाग जाना। और जैसे कि हम देखते हैं कि अक्ल बड़ी की भैंस, तो इसमें ये बात नहीं हो रही कि अक्ल बड़ी की भैंस, ये हम सब जानते हैं कि अगर साइज की, अगर फिजिकली साइज की देखी जाए तो एक भैंस मनुष्य से काफ़ी बड़ी होती है, तो अक्ल से काफ़ी बड़ी भैंस होगी। लेकिन यहाँ पे एक अर्थ देखा जा रहा है कि अक्ल बड़ी की भैंस, जिसका अर्थ होता है कि बुद्धि जो है वो शारीरिक बल से ज़्यादा अधिक बलवान मानी जाती है। तो ऐसे क्या है कि जो सामान्य अर्थ होता है उससे बिना अर्थ प्रदान करता है मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही। अब ये असमानता क्या है, तो लोकोक्ति क्या है, वाक्य, जबकि मुहावरे वाक्यांश है। एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है कि लोकोक्ति होती है वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होती है अपने आप में, जबकि मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं, वाक्य का भाग होता है। लोकोक्ति अपने अर्थ में पूर्ण होती है, जबकि मुहावरे अपने अर्थ में पूर्ण नहीं होते। क्योंकि देखिए लोकोक्ति क्या है, पूरा वाक्य है तो उसका अर्थ भी पूर्ण होगा, जबकि मुहावरे क्या है, वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, इसलिए क्या होगा, वो अपने अर्थ में भी अधूरे होंगे। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में ज्यों का त्यों किया जाता है, जबकि मुहावरे में प्रयोग के आधार पर लिंग, वचन, क्रिया के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है। तो लोकोक्ति का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वो सीधा का सीधा हो जाता है वाक्य में, उसमें किसी तरीके के कारकों में बदलाव नहीं आता, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, लिंग, वचन, काल, कारक इनमें बदलाव नहीं आता। जबकि मुहावरे जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पर बदल जाते हैं, उनमें लिंग, वचन, काल, कारक इन सब में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अब आइए आगे चलते हैं, हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो साथियों, मैंने मुहावरे के जो एग्जाम्पल है वो राघव प्रकाश सर की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो उनको अलग से निकाल के मैंने लिख लिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग भी अपने नोटबुक में पेन से अलग से लिखें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ना लिखें। लिखने से क्या होगा कि हिंदी में जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी, और शुद्धियाँ उतनी अच्छी होगी हमारी, शुद्धियाँ पकड़ में आएगी और हमारे शब्द शुद्धि जो होगी, वाक्य शुद्धि होगी, वो उतनी बेटर होती चली जाएगी। तो हिंदी का तो पढ़ने का यही तरीका है कि रटने वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रटो, लिख के रटो, इससे अच्छा वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज फर्स्ट डे है हमारा मुहावरे लोकोक्ति की क्लास का। तो देखिए यहाँ पे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ मैंने लिखे हुए हैं, तो आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना क्या होता है, चापलूसी करना। हाँ, तो देखिए साथियों, एक बात और कि यहाँ पे मुहावरे और अर्थ लिखे हुए हैं। हमने सामान्यतः आज तक पढ़ा है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, तो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग होता है। हालांकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, जैसे RS मेंस की बात करें या फिर UPSC या फिर किसी भी BPSC, UPPSC, इन सब एग्जाम की अगर बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहाँ पर तो हमारे क्या होता है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर अपन PSI की बात करें, राजस्थान PSI की, तो इसके हिंदी सिलेबस में कहीं पर भी वाक्य में प्रयोग नहीं लिखा हुआ है, और ये पूछते भी नहीं है नॉर्मली। ये सीधे सीधे मुहावरा दिया हुआ रहेगा, उसका अर्थ पूछ लेंगे, या फिर कोई लाइन दी हुई रहेगी, अर्थ दिया हुआ रहेगा, उसको पूछ लेंगे इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। 4 ऑप्शन में से कोई हमें एक फाइंड आउट करना होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे। तो हम सामान्य मुहावरे और अर्थ ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैंने यहाँ पे वाक्य में प्रयोग लिखा नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ आपको थोड़ा बताते हुए चलूँगा। जैसे कि पहला मुहावरा है अंगूठा चूमना, जिसका अर्थ होता है चापलूसी करना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग ऐसा हो जाता है कि अवसरवादी लोग जो होते हैं वो काम तो कुछ करते नहीं हैं, और जैसे मान लीजिए अवसरवादी कर्मचारी होते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन नेताओं के साथ साठगांठ रखते हैं, तो उनके चापलूसी करके उनके अंगूठा चूम के अपने काम करवा लेते हैं, अपने ट्रांसफ़र या फिर अपने स्थानांतरण वगैरह करवा लेते हैं। अंगूठा दिखा देना मतलब ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना, कि सोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कल उसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, मैंने उससे थोड़े पैसे मांग लिए तो उसने ऐन मौके को मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो गया कि जब मुझे उसकी सहायता की ज़रूरत थी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। फिर है अंगूठी का नगीन होना, मतलब प्रिय लगना, कि वैसे बोल सकते हैं कि राधा मेरी इकलौती बेटी है, तो वो मेरे लिए मेरी अंगूठी ही नगीने जैसी है। अंधेरे में तीर चलाना, मतलब बिना लक्ष्य के प्रयास करना। यहाँ पे से जोड़ सकते हैं कि PSI के एग्ज़ाम के लिए
ऐसे डायरेक्टली कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट ना करो, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इस सबसे पहले हमें सब एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से ध्यान होना चाहिए, उससे अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे अंधेरे में हमें तीर नहीं चलानी चाहिए। अंधेरे में रखना मतलब धोखे में रखना, या बोल सकते हैं कि शाम ने अपनी प्रेमिका को कई वर्षों तक अंधेरे में रखा, ये बोल कर कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया। ये इसका वाक्य में प्रयोग आप बोल सकते हैं। अंक लगाना, गले लगना या फिर आलिंगन करना। अंक लगाना मतलब गले लगना या आलिंगन करना। जैसे कि आप बोल सकते हैं राम और श्याम बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो सुबह असेंबली में आते ही अंक लगते हैं, यानी कि आपस में गले मिलते कर आलिंगन करते हैं। उसके बाद है अंक भरना। तो अंक लगना का तो अर्थ होता है गले लगना या आलिंगन करना, जबकि अंक भरना का होता है बहुत स्नेह से मिलना। इसको हमेशा बोल सकते हैं कि जब भगवान राम वनवास से वापस लौटे तो उन्होंने भरत को देखते ही आपस में अंक भर लिए, मतलब काफ़ी स्नेह से वो आपस में गले मिले थे, तो उसे कहते हैं अंक भरना। नॉर्मल जब गले लगते हैं, सुबह हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने दोस्तों को मिलते हैं हर रोज़, तो हम गले मिल जाते हैं, तो वो तो हो गया अंक लगना। जबकि अंक भरना मतलब काफ़ी समय बाद किसी से मिले और बहुत स्नेह से गले मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं अंक भरना। फिर अंकुश न होना, ये तो एक सामान्य सा जो मुहावरा है, हम काफ़ी बार सुनते भी हैं, यूज भी करते हैं। अंकुश न होना मतलब नियंत्रण में न होना। इसको अपन बोल सकते हैं कि राकेश जो है वो अपने माता पिता, राकेश भी अपने उसके माता पिता का कोई अंकुश नहीं है, वह सारे टाइम शरारतें करता रहता है। कल भी उसने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अंग उभरना, अंग उभरना मतलब युवावस्था में अंगों का विकास होना। तो ये अपन बोल सकते हैं कि अच्छे खाने से बच्चों में युवावस्था में अंग उभरने लगते हैं। पौष्टिक आहार से युवावस्था में अंग उभरने लगते हैं, तो अच्छा खाते हैं तो वो शरीर का विकास जल्दी होता है युवावस्था में। अंग गिरना यानी उत्साहित न होना। इसका भी आप वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं कि वैसे तो राम बड़ा ही अध्ययनशील बालक है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर, कक्षा के नाम पर वह अपने अंक गिरा देता है, वह उत्साह बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। फिर अंग टूटना या अंग टूटना, इसका होता है कि बदन में दर्द होना। जैसे कि अंग टूटना या अंग टूटना, बदन में दर्द होना कि आज पूरे दिन खेत में काम करने से आज मेरा शरीर अंग टूट रहा है। अंग लगना, शरीर का विकास करना। तो जैसे अपन बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा खाने से अंग भर आता है या अंग लग जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वह जिम जाने वाले लोग थोड़ा से खाते हैं फिर भी उनको अंग लगता है, यानी उनके शरीर का विकास जल्दी होता है। अब आइए लोकोक्तियों की बात करते हैं। तो लोकोक्तियाँ ये मैंने अलग से नहीं लिखी, ये अपन सीधे बुक से ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा ये मान लीजिए कि हिंदी व्याकरण का सबसे इजी टॉपिक है। इसमें अपने को जैसे अपन वाक्य पढ़ेंगे तो उसका अर्थ लगभग हमें क्लियर होता ही है, माइंड में हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1-2 बार की रीडिंग से आप समझ भी जाएंगे, आप खुद देख लेंगे। जैसे कि अंधा क्या चाहिए दो आँख, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग आगे दे रखा है कि वर्षों से बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिल गया। सुनील की मनिच्छा पूर्ण हुई। सच है अंधा क्या चाहे दो आँख। दूसरा देखिए, अंधी पीछे कुत्ता खाए, यानी मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग, हालांकि लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कभी भी कहीं भी नहीं पूछा जाता है, बुक्स में दे रखा है तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। इससे पढ़ने से क्या होगा कि वाक्य में प्रयोग पढ़ने से अपने को और ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती है बातें, अपने को और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, अच्छे से याद हो जाती है। बस इसीलिए ये वाक्य में प्रयोग दिया हुआ है और एक बार में पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे नॉर्मली अपने भूल जाते हैं, लेकिन एक बार वाक्य में प्रयोग अपन पढ़ लेते हैं तो अपने बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती है। तो वापस से एक बार अपन देखते हैं। अंधी पीछे कुत्ता खाए, यानी मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। वह कमा तो बहुत रहा है, पर इधर उधर के झगड़ों में सारी कमाई वकीलों पर खर्च कर रहा है। सच ही कहा है, अंधी पीछे कुत्ता खाए। आगे आइए दूसरा, अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। रूपचंद के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। कैसे क्या हो गया? आगे देखिए, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि अंधे के आगे रोवे अपने ही नहीं होवे। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। यानी सुनील की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत खराब है और तुम उसी से बार बार उधार
जाते हो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्य है अंधे के आगे रोवे अपने ही नहीं खोवे। आगे आइए। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। अंधे के हाथ बटेर लगना इसका अर्थ होता है बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। भिखारी के कटोरे में कोई लॉटरी का टिकट डालकर गया और भिखारी के लॉटरी खुल गई। ये तो वही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। आगे आइए। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब ने मैंने काफ़ी बार सुना हुआ लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, कुप्रशासन और अजागरूक जनता। तो कई बार बोलते हैं कि जब सब जगह भ्रष्टाचार है, कर्मण्यता है और न ही कोई इसे देखने वाला है, न कोई इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। अंधों में काना राजा, ये भी काफ़ी बार हमने सुना हुआ और देखा हुआ शब्द है। इसमें क्या अर्थ होता है भाई, अज्ञानी ने अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अज्ञानियों में क्या होता है भाई, कम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह भी बुद्धिमान माना जाता है। कि अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी ही परम विद्वान माना जाता है। सच है अंधों में काना राजा। अब लास्ट हमारे पास एक है, देख लेते हैं अपन कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ क्या होता है कि भाई समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब जो कार्य जो होता है वो एक समूह में, एक टीम के द्वारा किया जाता है, उसे अगर अकेले व्यक्ति को दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर ही बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो हमने जैसे कि अपना टारगेट था डेली की एक एक क्लास में लेनी है 3 टॉपिक पे, मुहावरे लोकोक्ति पर, परिभाषिक शब्दावली पर और विलोम शब्द पर। तो आज के हमारे तीनों टॉपिक एक एक पेज खत्म हो चुके हैं। धन्यवाद साथियों, ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा प्रयास है कि हम PSI की जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले सारे टॉपिक इसी तरह अच्छे से ख़त्म कर दें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।